इकाई 5 संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था। प्रश्न नंबर 1, संसदीय प्रणाली क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, संसदीय प्रणाली सरकार का वह रूप है जिसमें कार्यपालिका और विधानसभा आपस में जुड़े होते हैं। कार्यपालिका विधानसभा के द्वारा तय की जाती है और विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। ज़रूरत पड़ने पर विधानसभा कार्यपालिका को खारिज भी कर सकती है। संसदीय प्रणाली की शुरुआत ब्रिटेन से हुई और बाद में इसे भारत, जापान, जर्मनी, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, इटली ने अपनाया। संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है 2 कार्यकारी प्रमुख। संसदीय प्रणाली में शासन कार्य संभालने के लिए 2 कार्यकारी प्रमुख होते हैं, राज्य प्रमुख और सरकार का प्रमुख। राज्य का प्रमुख एक प्रतीकात्मक यानी नाम के लिए या कल्पित मुखिया होता है। इसकी भूमिका औपचारिक और प्रतीकात्मक होती है। वास्तविक शक्ति सरकार के मुखिया के पास होती है। ब्रिटेन, स्पेन, बेल्जियम, डेनमार्क आदि देशों में राज्य का मुखिया वंशानुगत चुना जाता है, अर्थात पहले से चले आ रहे राजा के मुखिया के परिवार का सदस्य, जबकि भारत, जर्मनी, इटली, आयरलैंड आदि देशों में राज्य के प्रमुख का चुनाव किया जाता है। सरकार का प्रमुख एक राजनीतिक नेता होता है जो एक वास्तविक कार्यकारी के रूप में कार्य करता है और निर्णय लेता है। दूसरी विशेषता है कार्यपालिका और विधानसभा का संबंध। संसदीय प्रणाली में सरकार की विधायी और कार्यकारी शाखाओं के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं होता है। विधानसभा और कार्यपालिका का संबंध संसदीय प्रणाली के मुख्य रूप से 4 रूपों में पाया जाता है। पहला, कार्यपालिका विधानसभा के द्वारा तैयार की जाती है और इसके प्रति जवाबदेह होती है। दूसरा, कार्यपालिका के सदस्य विधानसभा के भी सदस्य होते हैं। तीसरा, विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके कार्यकाल पूरा होने से पहले सरकार को सत्ता से हटा सकती है। और चौथा, प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले विधानसभा को भंग कर सकता है और नए चुनावों की आज्ञा दे सकता है। तीसरी विशेषता है सामूहिक जिम्मेदारी। सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत संसदीय प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका अर्थ है कि सरकार के सभी कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद समान रूप से जिम्मेदार हैं। मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों को सामूहिक निर्णय के रूप में माना जाता है, जिनका सभी सदस्यों के द्वारा समर्थन किया जाना होता है। यह सिद्धांत एकता को सुनिश्चित करता है और मंत्रिपरिषद में संतुलन व संयम बनाए रखता है। अगली विशेषता है सरकार के प्रमुख का नेतृत्व। संसदीय प्रणाली में वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में रहती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, विधानसभा और बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्य के शीर्ष प्रमुख मंत्रियों और केंद्र सरकार के अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति होती है। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, फेरबदल और उन्हें खारिज करना आदि भी इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रपति प्रणाली क्या है? राष्ट्रपति प्रणाली, जिसे अध्यक्षीय व्यवस्था भी कहा जाता है। तो प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति प्रणाली क्या है? यानी अगर हम इसे दूसरे प्रकार से इस प्रश्न को बनाना चाहें तो प्रश्न बनेगा अध्यक्षीय व्यवस्था क्या है? तो जान लेते हैं इसका उत्तर। राष्ट्रपति प्रणाली सरकार का वह रूप है जहां सरकार की कार्यकारी और विधायी शाखाएं अलग अलग होती हैं और स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। इन्हें अलग अलग ही चुना जाता है। कार्यपालिका सीधे तौर पर विधानसभा को जवाबदेह नहीं होती है और ना ही इसे विधानसभा के द्वारा भंग किया जा सकता है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियां होती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां इस प्रणाली की शुरुआत हुई। बाद में इसे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको, चिली, कोलंबिया आदि देशों ने अपनाया। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रपति प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, संसदीय प्रणाली की तरह राष्ट्रपति प्रणाली की भी अपनी विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है एक मुखिया। राष्ट्रपति प्रणाली में एक निर्वाचित व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति राज्य और सरकार का मुखिया होता है। वह सरकार को निर्देश देता है और राजनीतिक जिम्मेदारियों को निभाता है।
हालांकि संसदीय प्रणाली में जो शक्तियां प्रधानमंत्री को प्राप्त होती हैं वे शक्तियां राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होती। दूसरी विशेषता है शक्तियों का विभाजन। राष्ट्रपति प्रणाली की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें शक्तियों का विभाजन सरकार की 3 शाखाओं विधानसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच स्पष्ट रूप से किया जाता है। तीसरी विशेषता है राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के सदस्य। इस प्रणाली में राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल के सदस्य चुनने और सरकार बनाने की पूरी आज़ादी होती है, लेकिन ये सदस्य विधानसभा से नहीं चुने जा सकते हैं। ये सदस्य सरकार की नीतियों का निर्माण नहीं कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को नीतियों के बारे में सलाह दे सकते हैं। ये सदस्य विधानसभा को नहीं बल्कि राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं। अगली विशेषता है कानून बनाने का अधिकार। राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका को संसदीय प्रणाली की कार्यपालिका की तुलना में कानून बनाने का अधिकार कम होता है। कार्यपालिका और विधायिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, जिसके कारण विधानसभा के पास स्वतंत्र रूप से कानून बनाने के अधिकार अधिक हैं। अगली विशेषता है तय अवधि। इस प्रणाली में राष्ट्रपति और विधानसभा एक तय समय के लिए चुने जाते हैं। दोनों की समय सीमा पूरी होने से पहले एक दूसरे को हटा नहीं सकते हैं। राष्ट्रपति की अवधि राज्यों के अनुसार 4, 5 या 6 वर्ष की हो सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया को छोड़कर राष्ट्रपति को तय अवधि से पहले हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 4, संसदीय प्रणाली के सकारात्मक पक्ष यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट और नकारात्मक पक्ष यानी नेगेटिव एस्पेक्ट की चर्चा कीजिए। इस प्रश्न को दूसरी तरह भी लिखा जा सकता है, संसदीय प्रणाली के लाभ तथा हानियों पर प्रकाश डालिए यानी गुण दोषों की चर्चा कीजिए। उत्तर, संसदीय प्रणाली के सकारात्मक पक्ष इस प्रकार हैं। पहला, संसदीय प्रणाली में विधानसभा के सदस्य कार्यकारी शाखा को अधिक सहयोग देते हैं, जो कि राष्ट्रपति प्रणाली में नहीं होता है। दूसरा, इस प्रणाली में सरकार अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह होती है, क्योंकि सभी मंत्री अपने अपने विभाग के कार्यों और गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तीसरा है, संसदीय प्रणाली के तहत हमें एक मजबूत सरकार मिलती है, क्योंकि कार्यपालिका के सदस्य स्वयं विधानसभा के सदस्य होते हैं और नीतियां बनाने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती हैं। चौथा, संसदीय प्रणाली एक लचीली प्रणाली है, क्योंकि ये चुने गए प्रतिनिधियों पर दबाव बनाती है, जिनके राजनीतिक विचार अलग अलग होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे संसदीय प्रणाली के नकारात्मक पक्षों की यानी उसकी हानियों की। तो पहला इसमें जो बिंदु है वह है संसदीय प्रणाली में वर्चस्व की समस्या पैदा हो सकती है। आमतौर पर जब कोई अकेली राजनीतिक पार्टी यानी राजनीतिक दल बहुमत सिद्ध करके सरकार बनाती है, तो कार्यकारी शाखा का विधानसभा पर इतना नियंत्रण हो जाता है कि विधानसभा की भूमिका औपचारिकता बनकर रह जाती है। दूसरा बिंदु है, ये प्रणाली राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में कम कुशल होती है, क्योंकि मतदाताओं को चुनाव से पहले ये पता नहीं होता कि चुनाव के नतीजे के बाद बनने वाली सरकार की संरचना कैसी होगी। तीसरा, जब कोई भी राजनीतिक दल बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता, तो ऐसे में गठबंधन की सरकार बनती है। जो विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकार की नीतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। ऐसे में मतदाताओं की प्राथमिकता पर ख्याल रख पाना असंभव है। चौथा बिंदु है, प्रधानमंत्री अपने फ़ायदे के लिए या अपनी पार्टी के फ़ायदे के लिए किसी भी समय या समय से पहले चुनाव करवा सकता है। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रपति प्रणाली के सकारात्मक पक्ष यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट और नकारात्मक पक्ष यानी नेगेटिव एस्पेक्ट पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न को दूसरी तरह भी हम पूछ सकते हैं या लिख सकते हैं, राष्ट्रपति प्रणाली के लाभ तथा हानियों की चर्चा कीजिए या गुण दोषों की चर्चा कीजिए। तो राष्ट्रपति प्रणाली के सकारात्मक पक्ष इस प्रकार हैं। पहला, विधायी और कार्यकारी शाखाओं के बीच शक्तियों का विभाजन कई विवादों को रोकता है। सीमित सरकार होने के कारण व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा होती है। दूसरा, राष्ट्रपति प्रणाली में ऐसा संभव है कि राष्ट्रीय स्तर पर चुनी गई सरकार पूरे देश का प्रतिनिधित्व यानी शासन करे। इसे राष्ट्रीय एकता के तौर पर देखा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति प्रणाली संसदीय प्रणाली की तुलना में अधिक कुशल होती है, क्योंकि इसमें मतदाताओं को पहले से जानकारी होती है कि सरकार का नेतृत्व
कौन करेगा। और चौथा पॉइंट है, इस प्रणाली में विधानसभा स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नीति बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। नकारात्मक पक्ष यानी हानियाँ इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है, इस प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है, इसलिए नीतियां बनाने के विषय में विधानसभा और कार्यपालिका के बीच टकराव की संभावना बनी रहती है। दूसरा पॉइंट है, इस प्रणाली में राजनीतिक दलों की एक बड़ी संख्या होती है और राजनीतिक दलों के बीच मतभेद और अंतर भी पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रणाली कम लोकतांत्रिक है। तीसरा पॉइंट है, इस प्रणाली में कार्यपालिका और विधानसभा के कार्यालयों की अवधि तय होती है, इसलिए ये एक कठोर प्रणाली है। चौथा पॉइंट है, राष्ट्रीय जनादेश यानी चुनाव के नतीजों के बाद ये प्रणाली सत्ता को साझा करने और समझौता करने के खिलाफ भी हो सकती है।